हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है बैंकिंग। तो बैंकिंग चैप्टर आज ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा दूंगा और साथ साथ मैं आपको बताता भी रहूंगा कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं और एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो पूरा चैप्टर हमारा 4 to 6 मार्क्स तक का हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और आज की क्लास के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको कवर करवा दूंगा। बस आप साथ साथ सारी चीज़ें नोट करते रहना ताकि जब आप आगे रिवीजन करो तो आपको रिवीजन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग। और बैंकिंग चैप्टर के अंदर जो मेन टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ बैंकिंग क्या होता है। बैंक बहुत टाइप के होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में इसमें दो हैं इस चैप्टर में। कमर्शियल बैंक क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या है, सेंट्रल बैंक क्या और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या। तो ये गिने चुने टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारा मीनिंग ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब क्या होता है। देखो, बैंकिंग को समझने से पहले समझो कि बैंक क्या होता है। बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो कहीं ना कहीं मनी के अंदर डील करती है, यानी कि फाइनेंस के अंदर डील करती है। बैंक को आपने कपड़े बेचते हुए तो देखा नहीं होगा, ना फर्नीचर बेचते हुए देखा होगा, ना आपने मकानों के अंदर डील करते हुए देखा होगा। बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो मनी का एक्सचेंज करती है, यानी कि मनी का लेन देन करती है। पैसा डिपॉजिट लेती है, पैसा लोन पे देती है, तो ये सब काम करती है बैंक। ठीक है, तो बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और बैंक जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से फंक्शनिंग करती है, उस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं कि ये क्या है, बैंकिंग। अब देखो, हमारे देश के अंदर ना बहुत सारे बैंक हैं और अगर सरकार इनके लिए नियम और कानून ना बनाए और सरकार इनको कानून के अनुसार ना चलाए तो क्या होगा, हर बैंक अपनी तरीके से अपनी मनमानी करना शुरू कर देगा। इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बैंकों को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, इनकी फंक्शनिंग के लिए एक कानून भी तैयार कर रखा है। उसका नाम क्या है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। हर बैंक को इस कानून के तहत ही अपने आप को चलाना होता है। ठीक है, अब बैंकिंग का मतलब क्या बताया गया इस कानून के अंदर। बैंकिंग का मतलब क्या बताया गया, बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। क्या होता है जी, बैंक का मतलब होता है कि लोगों की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। ठीक है, और रीपेएबल ऑन द डिमांड, और मांगने पर वापस भी कर देना। एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम अपना अकाउंट किसी बैंक के अंदर खुलवाते हैं तो हम अपने जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, जो हमारी सेविंग होती है, हम अपने बैंक में जमा करवाते हैं और जब हमारे को जरूरत होती है तो बाय चेक, बाय ड्राफ्ट या फिर बाय एटीएम कार्ड हम लोग अपने पैसे निकाल भी लेते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग क्या है, बैंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बैंक लोगों की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और मांगने पर उस पैसे को रीपेएबल ऑन दी डिमांड करता है, यानी कि मांगने पर वापस कर देता है। किससे, चेक से या फिर ड्राफ्ट से या फिर किसी और तरीके से। ठीक है, तो चेक की स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेना। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ बैंकिंग। अब आ जाते हैं हम लोग एसेंशियल फीचर्स ऑफ बैंक। बैंक के क्या क्या फीचर्स हैं। देखो, मैं बोलता हूं कि बैंक के ना मेनली वैसे 3 फीचर्स होते हैं। पहला, बैंक लोगों की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, हम लोग अपना अकाउंट खुलवाकर बैंक में पैसे जमा करवा सकते हैं। दूसरा, बैंक क्या करता है, उन पैसों का इस्तेमाल दूसरे लोगों को लोन देने के लिए करता है। ठीक है, हम लोग जो पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक हमें क्या करता है, 4-5% इंटरेस्ट देता है हमारे सेविंग अकाउंट पे, और वही पैसा बैंक इंडस्ट्री वालों को, फर्म वालों को लोन दे देता है हाई इंटरेस्ट पे, और उनसे क्या कमा लेता है, पैसे कमा लेता है। ठीक है, तो 2 बातें हो गई, बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, बैंक लोन देता है, और बैंक ना डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, मतलब मांगने पर वो पैसा वापस कर देता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बैंक के 3 मेन फीचर्स होते हैं। ठीक है, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में ये 3 फीचर पाए जाते हैं तो वो बैंक है, और नहीं इनमें से एक भी नहीं पाया जाता, मान के चलो इनमें से कोई 2 चीजें पाई जाती है और एक नहीं पाया जाता, तो वो बैंक नहीं है। बात समझ में आ गई। जैसे मैं आपको ना पोस्ट ऑफिस का एग्जांपल देता हूं। पोस्ट ऑफिस का एग्जांपल समझो। देखो, पोस्ट ऑफिस क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में भी हम अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का अकाउंट होता है। पोस्ट ऑफिस लोगों की डिपॉजिट लेता है। पोस्ट ऑफिस मांगने पर वो पैसा आपको वापस भी कर सकता है। पोस्ट ऑफिस से आप चाहो तो अपना पैसा निकलवा भी सकते हो। लेकिन पोस्ट ऑफिस ना कभी लोन नहीं देता। तो अब जब वो लोन नहीं देता, बैंक तो लोन देता है, तो पोस्ट ऑफिस को हम कभी बैंक नहीं मान सकते। तो यही चीज यहां पर बताई गई है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोन नहीं देती, तो वो बैंक नहीं होता है। अच्छा, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसी होती है जो सिर्फ लोन देने का काम करती है पर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, जस्ट लाइक अ यूटीआई, जस्ट लाइक अ एलआईसी। क्लियर है, तो इनको हम लोग बोल देते हैं कि ये लोग क्या नहीं है, ये लोग बैंक नहीं है। तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन सिर्फ लोन देने का काम कर रही है पर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो भी बैंक नहीं है। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन लोन नहीं दे रही, सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, तो वो भी बैंक नहीं है। ठीक है, तो बैंक की पहचान यार आप 3 तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि 3 बातें होगी तो आप बैंक मानना। डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, ठीक है, और उसके बाद
ग्रांटिंग लोन देती है, और डिपॉजिट कौन सा, डिमांड डिपॉजिट, यानी मांगने पर वो पैसा वापस भी करती है बैंक, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कमर्शियल बैंक। अब हमें देखो बैंक कई टाइप के होते हैं, तो उसमें से हमारे सिलेबस में जो दो हैं हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। हमारे सिलेबस में है कमर्शियल बैंक और दूसरा हमारा सेंट्रल बैंक। तो हमारे देश का सेंट्रल बैंक यानी सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, आरबीआई, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कमर्शियल बैंक। देखो कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट के अंदर आते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक दोनों तरीके के हो सकते हैं, गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। जैसे एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है, वहीं पर अगर एसबीआई बैंक की हम बात करें तो वो गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग कमर्शियल बैंक को समझते हैं। अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, कमर्शियल बैंक वो है जो इन फंक्शंस के अंदर परफॉर्म करती है। पहला, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, ठीक है, और उस पैसे का इस्तेमाल एडवांसिंग लोन यानी कि लोन देने के लिए करती है। किस लिए, ताकि क्या कमा सके, ज्यादा से ज्यादा वो मार्केट में प्रॉफिट कमा सके। तो मैंने आपको बैंकों के काम करने का तरीका बता भी रखा है। जैसे हम लोग अपने पैसे बैंकों के अंदर जब जमा करवाते हैं तो बैंक हमें मान लो 4% का इंटरेस्ट देता है, और वही पैसा बैंक जब किसी और को उधार देता है ना, लोन देता है, तो बैंक वहां से कम 20% का इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। तो ये जो 14% का इंटरेस्ट गैप है, यही बैंकों की सबसे मेन इनकम होती है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल द कमर्शियल बैंक ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। तो और भी बहुत सारे बैंक है आपके नियर बाय, जितने भी बैंक है सब कमर्शियल बैंकों के ही एग्जाम्पल है, आप देख लेना, ठीक है। अब यहां से मेन क्वेश्चन आ जाता है यार, कमर्शियल बैंकों के क्या क्या फंक्शंस है, कमर्शियल बैंक हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला काम जो प्राइमरी काम के अंदर आ जाता है, कमर्शियल बैंकों के सबसे प्राइमरी काम के अंदर आता है, वो आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। आपको पता ही होगा, बैंक अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बैंकों के पास पैसा कहां से आएगा। अगर हम अपनी बात करें हाउस होल्ड, हम सारे हाउस होल्ड में काउंट होते हैं, तो हमारे पास हमारे फादर जो सैलरी लेकर आती हैं या हमारी मम्मी जो भी सैलरी लेकर आती हैं, तो हम लोग अपने पैसे जो भी हमारे पास सेविंग होते हैं हम अपने बैंकों के अंदर ही जमा करते हैं। तो बैंक क्या करता है, हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। इसी तरीके से फर्में हो गई, इसी तरीके से कोई भी है ना, कोई भी अपना पैसा क्या कर सकता है, बैंक के अंदर डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है। तो बैंकों का सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। पता है बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए ना 3-4 तरीके के अकाउंट ओपन करता है। एक करता है वो करंट अकाउंट, ठीक है, एक करता है वो सेविंग अकाउंट, ठीक है, और एक करता है वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर 3 लिखे, एक और होता है रिकरिंग डिपॉजिट, इस टाइप का होता है। तो यहां पर आप देख लेना 3 तरीके के, बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए 3 तरीके का अकाउंट खोलता है, करंट, फिर उसके बाद सेविंग और उसके बाद फिक्स डिपॉजिट। ये करंट डिपॉजिट क्या होता है, देखो करंट डिपॉजिट अकाउंट ज्यादातर जो होते हैं ना वो ट्रेडर खुलवाते हैं, यानी कि जो बिजनेसमैन टाइप लोग होते हैं वो खुलवाते हैं। इस अकाउंट की एक खास बात होती है, इसके अंदर आप जितनी बार ट्रांजैक्शन करना चाहते हो करो। जैसे महीने में 500 करनी है, 1000 करनी है, 2000 करनी है, 3000 करनी है, जितनी चाहे। बैंक इसमें खुली छूट देता है कि आप जितनी बार अकाउंट से ट्रांजैक्शन करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट। इसको हम लोग करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, जितनी बार, यानी कि यहां पर ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अच्छा, सेविंग अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर एक लिमिट तय होती है कि आप महीने में इतनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो या वीक में इतनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं सेविंग अकाउंट। हम लोग देखो जो ट्रेडर लोग होते हैं, ट्रेडर लोग के कभी पैसे आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी कोई पेमेंट कर रहा है, तो ट्रेडर लोगों के लिए कौन सा अकाउंट अच्छा होता है, करंट अकाउंट। और हम लोगों के लिए हमें कौन सा डेली कहीं कोई पैसे दे रहा है, हमारे पास तो एक बार सेविंग आई हमने रखवा दी, हफ्ते में एक बार कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो हमने निकाल लिया, तो हम लोगों के लिए कौन सा अच्छा होता है, सेविंग अकाउंट अच्छा होता है। क्लियर होता है। एक होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में तो आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आपने मान लो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए अपने पैसे बैंक में डाले और 5 साल 6 साल तक आपको इंटरेस्ट उस पर जुड़ता रहेगा, 5 से 6 साल के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे, बीच में आप इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो इसे हम लोग कहते हैं फिक्स अकाउंट डिपॉजिट। क्लियर होता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। यहां पर ट्रांजैक्शन पे एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यहां पर एक बार डिपॉजिट कर दिया तो यहां पर आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इंटरेस्ट पे, किस अकाउंट में कैसा इंटरेस्ट
इंटरेस्ट मिलता है। देखो करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि यार आप बार बार पैसे डाल रहे हो, निकाल रहे हो, डाल रहे हो, निकाल रहे हो, बैंक भी परेशान हो जाता है इसके अंदर, तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देता। बैंक सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट देता है, फिक्स्ड अकाउंट में बैंक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देता है। रीजन ये है कि बैंक ना करंट अकाउंट होल्डर वालों के पैसे कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी आते हैं, जाते हैं, तो बैंक इस पे पैसा ज्यादा नहीं कमा पाता, तो बैंक इस पे आपको इंटरेस्ट नहीं देता। बैंक इनके पैसे से और इनके पैसे से इंटरेस्ट कमा लेता है, यानी कि आपका पैसा होल्ड करके दूसरे लोगों को उधार दे देता है, इसलिए बैंक कहीं ना कहीं इस पे आपको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ विड्रॉल। इसमें आप जितनी बार चाहो अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हो, इसमें एक लिमिट तय हो जाती है, रिस्ट्रिक्शन होती है, इसमें आप अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक कि आपका अमाउंट, जब तक कि टाइम पीरियड पूरा ना हो जाए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसमें आप ट्रांजैक्शन जो करोगे तो उसके आपको रेगुलर इंटरवल में स्टेटमेंट मिलेगी कि कितने पैसे निकाले, कितने डाले। इसके अंदर भी आपको स्टेटमेंट मिल जाती है कि आप कितने पैसे निकाल रहे हो, डाल रहे हो, जबकि इसके अंदर आपको कोई स्टेटमेंट नहीं मिलती, क्योंकि आपने एक ही बार पैसे डाले और एक ही बार आप पैसे निकालोगे, तो इसकी कोई स्टेटमेंट आपको नहीं मिलती। स्टेटमेंट मतलब कि ये बताता है बैंक कि आप कितनी बार पैसे निकाल रहे हो और डाल रहे हो, और यानी कितने पैसे आपके आ रहे हैं और जा रहे हैं। यूजर, तो देखते हैं कि कौन से यूजर, करंट अकाउंट जो होता है ज्यादातर बिजनेसमैन खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट जो होता है ज्यादातर हाउस होल्ड यानी हम लोग फर्में भी खुलवा लेती हैं कुछ जिनकी ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं होती, और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ज्यादातर हाउस होल्ड खुलवाते हैं, जैसे किसी को घर खरीदना है, किसी को जो है जमीन खरीदनी है, किसी के घर में कोई 2 साल बाद कोई बड़ा फंक्शन होने वाला है, तो लोग ज्यादातर एफडी वगैरह करवा लेते हैं। फर्में भी करवा लेती हैं, जैसे फर्म को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या फर्म को आगे फर्दर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस तरीके से। तो बैंक का सबसे, कमर्शियल बैंकों का सबसे पहला काम होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए 3 तरीके का अकाउंट ओपन करता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों। सेकंड फंक्शन आता है हमारा एडवांसिंग लोन। तो प्राइमरी फंक्शन में कमर्शियल बैंक का पहला था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा आता है एडवांसिंग लोन। जैसा कि आपको पता ही है कि कमर्शियल बैंक हम लोगों से पैसे लेता है और हमारे पैसे को इंडस्ट्री वालों को, फर्म वालों को और दूसरे लोगों को लोन दे देता है। किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, इंटरेस्ट कमाने के लिए। ठीक है, तो बैंक जो लोन देता है वो 3 तरीके के देता है। एक कैश क्रेडिट होता है, एक डिमांड क्रेडिट होता है और एक शॉर्ट टर्म लोन होता है। कैश क्रेडिट के अंदर क्या होता है, बैंक बोलता है, आपकी एक लिमिट तय कर देता है। बैंक आपके अकाउंट को देखते हुए, आपकी स्टेटमेंट को देखते हुए कि आपके पास कितने पैसे आते हैं, कितने जाते हैं, कितनी आपकी सैलरी है, क्या हिसाब किताब है, उसके हिसाब से बैंक आपकी एक लिमिट तय कर देता है कि भाई तुम 8 लाख तक का लोन जब चाहे बैंक से उठा सकते हो। और आपने 8 लाख में से अगर 3 लाख का लोन लिया है तो आपको सिर्फ 3 लाख पे इंटरेस्ट देते रहना है। मान लो वो लोन आप 2 महीने के बाद चुका दो तो 2 महीने तक इंटरेस्ट देना है। 1 साल तक आपने 1 साल के बाद वो लोन आपने वापस करा तो 1 साल तक आपको इंटरेस्ट देना है। तो बैंक कैश क्रेडिट के अंदर क्या करता है, आपकी एक लिमिट सेट कर देता है और आप उस लिमिट तक जितना चाहे उधार ले सकते हो और जितने दिन के लिए चाहे ले सकते हो। जब तक आप उस पैसे को इस्तेमाल करोगे आपको इंटरेस्ट देते रहना है। एक होता है डिमांड क्रेडिट। डिमांड क्रेडिट जो होता है ना वो ज्यादातर सिक्योरिटी ब्रोकर जो शेयर मार्केट वगैरह के अंदर डील करते हैं ना उन लोगों को मिलता है। तो बैंक, इस लोन की खासियत ये होती है कि बैंक ना इस लोन को कभी भी आपसे वापस मांग सकता है। अब बैंक को कैसे पता चलेगा? देखो, जो सिक्योरिटी वगैरह के अंदर डील करते हैं तो वो जब उधार लेते हैं तो बैंक को पता चल जाता है कि उन सिक्योरिटीज के कब रेट बढ़े या घटे। तो जैसे ही मार्केट में उनको प्रॉफिट होता है तो बैंक वाला बोलता है चल एक काम कर, सबसे पहले ला मेरे पैसे वापस कर दे। तो ये एक ऐसा उधार होता है जिसको बैंक कभी भी रिकॉल कर सकता है, यानी कभी भी वापस मांग सकता है। उसके बाद आ जाता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन जिसके अंदर हम लोग डील करते हैं, जैसे हम लोगों को गाड़ी खरीदनी है, हमको कोई छोटा मोटा सामान खरीदना है या कोई भी चीज हम मार्केट से फाइनेंस करवाते हैं तो बैंक जो हमें लोन देता है उसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, ये जो लोन होते हैं ये कैसे लोन होते हैं? पर्सनल लोन होते हैं। क्लियर हो गई सभी बच्चों को? अब आ जाते हैं हम लोग इसके यूजर्स। कैश क्रेडिट कौन उठाता है? प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर, ये लोग जो होते हैं इस तरीके के लोन उठाते हैं। डिमांड क्रेडिट जो होते हैं वो सिक्योरिटी ब्रोकर उठाते हैं और शॉर्ट टर्म लोन जो होता है ज्यादातर हाउस होल्ड, फर्म्स, ये लोग उठाते हैं। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आता है इंटरेस्ट। कैश क्रेडिट में मान लो आपकी लिमिट है 6 लाख तो आपने सिर्फ 4 लाख इस्तेमाल करा तो उतने ही अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा जितना आप सिर्फ इस्तेमाल करोगे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर टोटल अमाउंट जितना आपने लोन उठाया सब पे इंटरेस्ट लगता है। इसके अंदर भी आपने जितना लोन उठाया है टोटल अमाउंट पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। क्लियर? इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। मैच्योरिटी डेट का मतलब होता है कैश क्रेडिट में बैंक ने आपको बोला कि आप 6 लाख तक का उधार ले सकते हो, लेकिन आपने लिया सिर्फ 3 लाख का और 3 लाख का उधार आप 1 महीने में वापस कर दो
चाहे आप 1 साल में वापस कर दो, चाहे आप 5 साल में वापस करो, चाहे आप 10 साल में वापस करो, तो जब तक आपके पास पैसे रहेंगे बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता रहेगा। ठीक है, तो इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, इसकी भी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, लेकिन हाँ इसकी एक मैच्योरिटी डेट होती है पर्सनल लोन की, भाई 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपको ये पैसे वापस करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस्तें बंधी हुई होती है। तो बैंक कितने तरीके के उधार देता है? कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, याद रखना है बैंक कितने तरीके के लोन लोगों को ग्रांट करता है। तो 2 फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं बैंकों के। कमर्शियल बैंकों के जो फंक्शन होते हैं उसमें प्राइमरी फंक्शन में 2 फंक्शन आते हैं, पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा एडवांसिंग या ग्रांटिंग लोन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्ड पे। अब आ जाता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंकों के सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या आता है? सबसे पहला फंक्शन आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? बैंक कुछ खास अकाउंट होल्डर को ये परमिशन देता है कि आपके अकाउंट के अंदर जितने पैसे हैं आप उससे ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर सकते हो, तो इसको हम लोग कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलता है? मैं कुछ खास बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हर अकाउंट होल्डर को नहीं मिलता, सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है। करंट अकाउंट होल्डर में भी सिर्फ उन अकाउंट होल्डर को मिलता है जिनके ऊपर अच्छा बिलीव होता है और जिनके स्टेटमेंट का रिकॉर्ड अच्छा होता है, जिनके पैसे रेगुलर बेसिस पे बैंक में आ रहे हैं, जा रहे हैं, यानी कि जो कैपेबल होते हैं। कुल मिलाकर बात ये। तीसरा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक यूं ही नहीं देता, इसके बदले आपकी कुछ सिक्योरिटी भी अपने पास क्या कर सकता है? गिरवी रख सकता है। ओवरड्राफ्ट में आपने जितना पैसा एक्स्ट्रा बैंक से निकाला, बैंक उस पर आपसे इंटरेस्ट भी लेता है। बात समझ में आ गई? तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है कि जितने पैसे आपके अकाउंट में जमा है, बैंक कई बार उससे ज्यादा पैसे आपको विड्रॉ करने की परमिशन दे देता है। इसको हम लोग कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक ये फैसिलिटी सभी को नहीं देता, सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को देता है और उसमें भी कुछ खास कस्टमर्स को देता है। इसके बदले बैंक इस ओवर लिमिट जो ओवर आप लोग विड्रॉ करते हो, इसके बदले बैंक आपकी कुछ सिक्योरिटीज भी गिरवी रखता है और बैंक इस अमाउंट पर आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। तो ये है हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्लियर होता है? उसके बाद आ जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड हुंडीज। इसका मतलब क्या होता है भाई, ये भी जरा समझ लेते हैं। देखो क्या होता है कि हर बिल की ना एक, जैसे कॉमर्स वाले बच्चे तो इसे समझ जाएंगे, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। कोई मिस्टर ए नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। मिस्टर ए नाम के एक व्यक्ति को मैंने सामान सेल करा, कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का, ठीक है। मैंने किसी मिस्टर ए नाम के व्यक्ति को 1 लाख रुपए का सामान बेचा। तो अब मुझे मिस्टर ए से कितने रुपए लेने हैं? 1 लाख रुपए लेने हैं। तो मिस्टर ए ने बोला कि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं एक काम करता हूं, आपको एक बिल दे देता हूं। क्या दे देता हूं? बिल। सिंपल ऐसे समझ लो, उसने मुझे एक बिल दे दिया, उस पर बैंक वैंक का नाम लिखा है, लेकिन उस बिल पे एक डेट लिखी है 2 महीने बाद की। इसका मतलब यह कि सामान तो मैंने अभी बेच दिया है, लेकिन उस बिल से पेमेंट मेरे को 2 महीने के बाद मिलेगी। मैं बिल लेकर घर पे आ गया और आज मुझे पता चला कि यार मुझे बहुत अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ गई, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, पैसे बिल्कुल खत्म हो गए। मैंने देखा कि यार ये बिल पड़ा हुआ है, लेकिन ये बिल कितने दिन के बाद मुझे इससे पेमेंट मिलेगी? 2 महीने के बाद। तो मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक को बिल दिखाया। बैंक ने बोला भाई इस बिल को लेकर अभी क्यों आ गए? तो 2 महीने बाद की डेट है, 2 महीने बाद इस बिल से आपको पैसे मिलेंगे। मैंने बोला सर देख लो कुछ हो सकता है। तो बैंक ने बोला कितने का बिल है? मैंने बोला सर 1 लाख का बिल है, 1 लाख रुपए मुझे मिस्टर ए से लेना है। तो बैंक ने बोला देख 2 महीने के बाद अगर तू मेरे पास आता तो मैं क्या करता कि मिस्टर ए के अकाउंट से पैसे निकाल के तुझे दे देता, लेकिन तू मेरे पास आज ही आ गया, तो इसका मतलब मैं अभी मिस्टर ए के अकाउंट से तो पैसे नहीं निकाल सकता। मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी तरफ से तुझे पैसे दे देता हूं और 2 महीने बाद मैं मिस्टर ए से पैसे ले लूंगा। तो बैंक पता है क्या करेगा? 1 लाख की जगह मुझे 99,000 में भी हो सकता है कि बैंक मुझे दे दे, 1,000 रुपए काट ले। और जब 2 महीने पूरे हो जाएंगे तो बैंक क्या करेगा? बैंक क्योंकि मुझे पहले ही पेमेंट कर चुका है, तो बैंक इस बिल से मिस्टर ए से पूरे 1 लाख रुपए ले लेगा। इसी काम को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। जब बैंक टाइम से पहले किसी पर्सन को बिल की पेमेंट कर दे अपनी तरफ से, तो बैंक के इस फंक्शन को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर हुंडीज। क्लियर हो गया? अ बिल ऑफ एक्सचेंज रिप्रेजेंटेड द प्रॉमिस टू पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एट स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ
टाइम इन अ फ्यूचर। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब याद रख लेना, बैंक इस तरीके के काम भी करता है, टाइम से पहले बिल्स की पेमेंट कर देता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, पता है हमारे कमर्शियल बैंक हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करने का भी काम करते हैं। तो बैंक किन किन चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं? बैंक मेनली 3 सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में और अदर सिक्योरिटीज में। क्लियर हो गया? तो बैंक हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और बैंक इन्वेस्टमेंट इन 3 तरीके की सिक्योरिटीज में करते हैं। तो अभी मैंने आपको सेकेंडरी फंक्शन में ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग बैंक के कुछ एजेंसी फंक्शंस। कमर्शियल बैंक कुछ एजेंसी फंक्शंस भी करता है, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ फंड, इसका पैसा उधर भेज देना, इसका पैसा उधर भेज देना, इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ फंड। हमारी दादी गांव में रह रही हैं तो हम यहाँ से पैसे कमाते हैं, उनको जरूरत होती है तो हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफर ऑफ फंड। फिर है कलेक्शन ऑफ फंड। हमने देखो आजकल तो क्या होता है कि बच्चे गेम खेल रहे हैं, उसमें भी पैसे लगा रहे हैं, एनपीएल पे टीम बना रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप कोई रिवॉर्ड जीतते हो, जब आप पैसा जीतते हो, तो आपके बिहाफ पर आपका जो अकाउंट यानी जो आपका बैंक है वो आपके पैसे रिसीव करता है और फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसे कहते हैं हम लोग कलेक्शन ऑफ फंड। या फिर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं या फिर डिबेंचर खरीद रखे हैं, तो वो जो शेयर डिबेंचर का पैसा है वो बैंक आपका क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ फंड। पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, बैंक आपके कहने पर आपका बिजली का बिल पे कर देता है, बैंक आपके कहने पर आपके बच्चों के स्कूल की फीस पे कर सकता है, बैंक आपके कहने पर आपका फोन का रिचार्ज कर देता है। तो बैंक ना बहुत सारे एजेंट वाले काम भी कर रहा है, मतलब बैंक जैसे आपका एजेंट बन गया है, आपके पर्सनल काम कर रहा है। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, बैंक आपके बिहाफ पर आपके डिविडेंड इंटरेस्ट भी कलेक्ट कर सकता है। तो लाइक का एजेंट, बैंक आपके एजेंट के तौर पे भी काम करता है। ठीक है, तो ये एजेंसी कार्य हैं बैंक के। उसके बाद आ जाता है परफॉर्मिंग द जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। इसके अलावा बैंक कुछ यूटिलिटी सर्विसेज भी यानी लोगों की भलाई के काम भी कर रहा है। जैसे कैसे? ट्रेवलर चेक इशू करना। अब ये ट्रेवलर चेक क्या होता है? देखो जैसे हम ना कहीं फॉरेन वगैरह में जाते हैं, तो मान लो हम अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है, डॉलर, और यहाँ चल रहा है रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, अपने बैंक के पास जाएंगे और देखो यहाँ से डॉलर लेकर जाना हवाई जहाज में, फिर वहाँ पर उतरना, हमें वहाँ का एनवायरनमेंट नहीं पता क्या है क्या नहीं है, तो वहाँ पर डॉलर जेब में रखकर कैरी करना या फिर यहाँ से लेकर जाना यार बड़ी दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, अपने जो भी जिस बैंक में हमारा अकाउंट है उस बैंक के पास जाएंगे, हम उसको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, सर मैं ऐसे ऐसे अमेरिका जा रहा हूँ। तो बैंक वाला क्या करेगा, हमारा जो बैंक वाला होगा यहाँ से हमारे बैंक का लिंक होगा अमेरिका के किसी बैंक के साथ, तो हमारे को एक ट्रेवलर चेक देगा। ट्रेवलर चेक में हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेवलर चेक लेके जाएंगे और जब हम अमेरिका में उतरेंगे तो अमेरिका में जिस बैंक का वो ट्रेवलर चेक उसने लिख के दिया है हमारे बैंक ने, हम वहाँ पर जाके दिखाएंगे तो उतने डॉलर हमारे को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ईजी है, हमें यहाँ से डॉलर लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रेवलर चेक। एक होता है लॉकर्स फैसिलिटी, आपके जमीन के कुछ प्रॉपर्टी के कागज वगैरह हैं, जमीन के कागज वगैरह हैं, या फिर आपकी ज्वेलरीज हैं, या आपके पास कोई भी ऐसी कीमती चीज है जिसको आपको लगता है कि यार घर में रखना सेफ नहीं है, तो बैंक आपको हाईली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है उन चीजों को लेकर। आप बैंक में जाओ, कुछ नॉमिनल फीस पे करो और आप बैंक आपकी वो जरूरत वाली जो भी इंपॉर्टेंट चीज है अपने पास सिक्योर रखने का काम भी करता है। अंडरराइटिंग सिक्योरिटी, अभी अंडरराइटिंग सिक्योरिटी क्या है, देखो बैंक की बहुत जान पहचान होती है, बैंक के पास बहुत सारे अकाउंट होल्डर होते हैं। मान के चलो मैं हूं और मैंने एक नई कंपनी खोली, मुझे कौन जानता है, मुझे कोई भी नहीं जानता। अगर मैं अपनी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर बेचने की कोशिश करूंगा तो यार मुझे तो कोई जानता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, बैंक के पास जाऊंगा, बोलूंगा सर मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे अपनी कंपनी के शेयर या डिबेंचर बेचने, और आपके तो बहुत सारे कस्टमर हैं, आपके पास बहुत सारे लोगों का अकाउंट है, अगर आप एक बार अप्रोच कर दो या फिर मेरी सिक्योरिटी बिकवा दो तो मैं आपको इतना कमीशन भी दूंगा। तो बैंक इस तरीके के काम भी करता है। बैंक कंपनियों के शेयर डिबेंचर बेचने के भी काम करता है। बैंक देखा होगा आपने, बैंक मैसेज भी करता रहता है कि इस कंपनी के ये डिबेंचर है, शेयर है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप खरीद सकते हो। तो बैंक इस तरीके के काम भी करता है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक अलग अलग कंट्रीज के एक्सचेंज रखने का भी काम करता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रखने का भी काम करता है। आप किसी भी बैंक के पास रुपीस लेके जाओ, डॉलर में कन्वर्ट करवा लो, कर देता है बैंक, रियाल में कन्वर्ट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बैंक अपने पास बहुत सारी कंट्री के जो पैसा होता है उनका रिजर्व रखने का भी काम करता है। तो बैंक के एजेंसी फंक्शन समझा दिया और बैंक का मैंने आपको यूटिलिटी फंक्शन आप लोगों को समझा दिया है।
जो बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बार, अगर कमर्शियल बैंक से कोई क्वेश्चन आया तो मैं बोलूंगा कि इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस। क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस क्या है? तो क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस को एक सिंपल वर्ड में मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि मान के चलो कि आपके पास 10,000 रुपए हैं और कोई आपसे 15,000 रुपए का उधार मांगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 10,000 रुपए से 15,000 रुपए का किसी को लोन दे दो? तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस चीज को पॉसिबल बैंक बना सकता है। एक्चुअली में कई बार बैंक के पास बहुत कम पैसे होते हैं, लेकिन बैंक उसका कई गुना ज्यादा लोन जनरेट कर देता है इकोनॉमी के अंदर। तो बैंक के इसी फंक्शन को हम लोग कह देते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो इस क्वेश्चन में हम ये समझेंगे कि कैसे बैंक के पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो बैंक उस 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का लोन कैसे दे सकता है लोगों को। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस। और बैंक अपने इसी फंक्शन से कई बार इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ा देता है या फिर मनी सप्लाई को कम कर देता है। ठीक है, तो हम ये भी समझेंगे कि फिर बैंक के इस फंक्शन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इसे कंट्रोल करने का काम क्या है? सेंट्रल बैंक का। तो इकोनॉमी के अंदर जो मनी क्रिएट करने का काम है, यानी कि क्रिएशन का जो काम है, क्रेडिट के क्रिएशन का जो काम है वो कमर्शियल बैंकों का है, और क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम जो है वो आरबीआई का। तो हम वो आरबीआई वाले पोर्शन में समझेंगे कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो अभी हमें फिलहाल ये समझना है कि कैसे बैंकों के पास, कैसे हमारे कमर्शियल बैंकों के पास अगर 1 लाख रुपए है तो वो 10 लाख का लोन कैसे दे देता है, यानी कि बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस को अंजाम देता है। तो इसको समझने से पहले मैं कहता हूं कि आपको सबसे पहले मैं एक टेबल समझाने वाला हूं। ठीक है, अगर आपने ये टेबल समझ लिया तो समझ लो पूरा टॉपिक आपका बढ़िया तरीके से क्लियर। ठीक है, मेन है ये टेबल। अगर टेबल समझ में आता है तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो क्रेडिट क्रिएशन के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और एक एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला जो कॉलम रहेगा वो रहेगा वहाँ पर राउंड ऑफ ट्रांजेक्शन का, उसके बाद यहाँ पर रहेगा डिपॉजिट का, उसके बाद यहाँ पर रहेगा लीगल रिजर्व का। ठीक है, तो लीगल रिजर्व के अंदर एलआरआर के अंदर 2 रिजर्व होते हैं, एसएलआर होता है और एक सीआरआर होता है। ठीक है, तो अभी मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। और उसके बाद एक कॉलम आता है लोन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारी इकोनॉमी के अंदर मान लो अभी एक ही बैंक है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है, जो पूरे कमर्शियल बैंक है, उसको मैं एक यूनिट मान लेता हूँ, एक कमर्शियल बैंक है। क्लियर? अब उसी के एग्जाम्पल्स हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट राउंड में एक बंदा आता है बैंक के अंदर और वो बैंक के अंदर आकर 1,000 रुपए जमा करवा देता है। बैंक के अंदर कितने रुपए जमा करवाता है? 1,000 रुपए जमा करवाता है। तो जो सबसे पहले बैंक के अंदर पैसे जमा करवाता है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। क्या कहते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैंकों के पास जितना भी पैसा आता है, बैंक सारे पैसे लोन नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान के चलो इस बंदे ने 1,000 रुपए बैंक में जमा करवाए और अगले दिन इस बंदे को पैसों की जरूरत पड़ गई, तो ये क्या करेगा? बैंक से आकर पैसे निकलवाएगा या नहीं निकलवाएगा? और पूरे नहीं निकलवाएगा तो कुछ पैसे तो जरूर निकलवाएगा। लेकिन इत्तेफाक और अच्छी बात यह है कि बैंकों के पास जमा करवाने वाला कोई एक बंदा नहीं होता। बैंक के पास लाखों लोग होते हैं जो बैंकों में पैसे जमा करवाते हैं, और लाख के 1 लाख लोगों को एक ही दिन पैसों की जरूरत पड़ जाए, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। यानी कुछ लोगों को ही तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो बैंक क्या करता है कि जब कोई बंदा बैंक में पैसे जमा करवाता है तो बैंक एक अंदाजा लगाता है कि ये बंदा कितने पैसे बैंक से निकलवा सकता है, या फिर बैंक ये अंदाजा लगाता है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में मेरे पास कितने लोग आ सकते हैं जो पैसे निकलवा सकते हैं, यानी पैसे मुझसे मांग सकते हैं। बैंक क्या करता है? उसका एक रेशो अपने पास रख लेता है। मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो ये रेशो है ये कितने परसेंट है? 20% है। क्लियर होता है? एलआरआर का मतलब बैंक जो भी डिपॉजिट आती है उसका एक रेशो अपने पास रखता है। हालांकि बैंक फर्दर उसके 2 पार्ट कर देता है, एक वो खुद के पास रखता है एसएलआर, और एक वो किसके पास जमा करवा देता है? आरबीआई के पास, उसे हम लोग सीआरआर कहते हैं। तो बैंक के पास जितने भी पैसे जमा होते हैं, बैंक उसका एक रेशो क्या कर लेता है? अलग रख लेता है। जैसे यहां पर 20% में मान लेता हूं, एलआरआर कितना है? 20% है, तो 1,000 का 20% 200 रुपए रखता है। बाकी के 800 रुपए बैंक क्या कर देता है? लोन दे देता है। इतनी बात आपको फर्स्ट वाला जो राउंड है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो जब लोन बैंक देता है ना, तो यहीं पर बैंक गेम खेल देता है। बैंक गेम कैसे खेलता है?
बैंक कभी भी किसी इंसान को ना लोन कैश में नहीं देता। बैंक क्या करेगा, मान के चलो ये मिस्टर एक्स ने पैसे जमा करवाए थे, मिस्टर एक्स ने, और लोन लेने कौन आया भाई, मिस्टर वाई आया। कौन आया, मिस्टर वाई। तो बैंक इस मिस्टर वाई को बोलेगा सुन, मैं तेरे को लोन कैश में नहीं दूंगा, मैं काम करता हूं तेरे नाम का एक अकाउंट खोलता हूं बैंक में, ठीक है, और वो जो पैसे हैं वो तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। और बैंक को अच्छे से पता है कि यार ये बंदा भी एक बार में इतने पैसे तो नहीं निकालेगा, ठीक है, क्योंकि लोन का अमाउंट तो मान लो किसने घर खरीदने के लिए लिया या घर बनवाने के लिए लिया, तो धीरे धीरे बंदा क्या करता है, पैसे निकालता है, ठीक है। तो बैंक क्या करता है कि उसको कैश नहीं देता, बल्कि उसके नाम का अकाउंट खोल के वो पैसा उस अकाउंट में जमा कर देता है। इससे होता क्या है कि इससे पैसा बैंक के बाहर नहीं जाता। देखो वाई को लोन भी मिल गया, लेकिन ये पैसा वाई पूरा का पूरा लेकर भी नहीं गया, ये पैसा अभी भी बैंक के अंदर है। तो बैंक मान लेता है कि ये पैसा क्या हुआ, फिर से हमारे अकाउंट में, यानी कि फिर से हमारे बैंक के अंदर जमा हो गया। इस जमा को हम लोग बोलते हैं ड्राइव डिपॉजिट। क्या कहते हैं, ड्राइव डिपॉजिट, यानी कि सेकेंडरी डिपॉजिट। इसे ड्राइव डिपॉजिट क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअल में पैसा जमा नहीं हुआ, बल्कि बैंक ने मान लिया कि इतना पैसा और बैंक में जमा हो गया। क्लियर हो गया। याद रखना है, बैंक कैश में लोन नहीं देता, बल्कि जब बैंक किसी को लोन देता है तो उसके नाम का अकाउंट ओपन करके वो पैसा उसी अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। तो बैंक ये मान लेता है कि ये पैसा हमारे पास फिर से डिपॉजिट हो गया, क्योंकि ये एक्चुअल में डिपॉजिट नहीं होता, इसलिए इसको हम ड्राइव डिपॉजिट या सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। तो बैंक फिर क्या करता है, फिर इस पैसे को बैंक मानता है कि हमारे पास इतना पैसा डिपॉजिट हुआ, तो बैंक फिर से इसका 20% यानी इसका 20% लगभग 160 अपने पास निकालता है, और फिर से 640 क्या कर देता है, किसी मिस्टर जेड नाम के व्यक्ति को क्या कर देता है, फिर से फर्दर लोन दे देता है। अच्छा, ये लोन भी बैंक कैश में नहीं देता, बैंक क्या करता है, उसके नाम का एक अकाउंट ओपन करता है, उसमें फिर से पैसे जमा कर देता है। तो बैंक फिर से मान लेता है कि हमारे पास कितने रुपए जमा हो गए, 640 रुपीज फिर से जमा हो गए, ठीक है। इसे भी हम लोग कहते हैं ड्राइव। पहला जो होता है वो सिर्फ प्राइमरी होता है, उसके बाद सारे सेकेंडरी यानी ड्राइव डिपॉजिट होते हैं। उसका 20% बैंक फिर से निकालता है, इसमें से 20% निकाल दिया तो 512 बैंक फिर से लोन दे देता है। बैंक फिर से लोन कैश नहीं देता, उसका नाम अकाउंट ओपन करके उसके अकाउंट में जमा कर देता है। फिर से बैंक मान लेता है कितने पैसे हमारे पास जमा हो गए, और ये प्रोसेस चलता रहता है। आप चाहो तो यहाँ पे 3 पे भी खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम के अंदर। और ये लगातार चलता रहता है। कब तक चलता रहता है, जब तक की अमाउंट जीरो ना हो जाए, जब तक की अमाउंट क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, जब तक की अमाउंट क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। अब हम लास्ट में करते हैं इसका टोटल। अगर मुझे ये पता लगाना हो कि बैंक ने इस 1000 रुपए से टोटल कितने रुपए का डिपॉजिट क्रिएट करा, अगर मुझे पता लगाना हो कि बैंक ने कि 1000 रुपए से टोटल कितने रुपए का डिपॉजिट क्रिएट करा, तो इसको पता लगाने का तरीका है, इसका एक फॉर्मूला है, यहां पे फॉर्मूला देखना। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल मनी क्रिएशन। इसको पता लगाने तरीका है, जो भी प्राइमरी डिपॉजिट हुआ उसको 1/LRR कर दो, ठीक है। तो जैसे कि प्राइमरी डिपॉजिट यहां पर कितना हुआ था, 1000, 1/20%, 20% का 100 ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, ये इंटू करके आपका आ जाएगा कितना, 5000। तो बैंक ने 1000 रुपए, बैंक ने जो 1000 रुपए प्राइमरी डिपॉजिट ली थी, उससे बैंक ने टोटल कितने रुपए का क्रेडिट क्रिएशन कर दिया, बैंक ने कितने रुपए का डिपॉजिट क्रिएट कर दिया, 5000 का। अच्छा, इस 5000 का 20% हम निकालेंगे, जो कि LRR में आएगा 1000, और बैंक ने इससे कितने रुपए का लोन दे दिया, 5000 में से 1000 गया तो 4000। तो अगर मैं आपसे पूछूं बैंक ने 1000 की डिपॉजिट पर कितने रुपए का लोन दे दिया लोगों को, 4000 रुपीज का, यानी कि लगभग 4 टाइम्स लोन दे दिया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो अब सवाल ये आता है कि अगर एग्जाम के अंदर आया तो एग्जाम के अंदर हम कैसे लिखेंगे, और एग्जाम के अंदर वो चेंज कैसे कर सकता है, इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझना। जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधा क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि क्रेडिट क्रिएशन क्या है, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस एक बार आप एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या मानना है, कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक टू क्रिएट द क्रेडिट डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर। सबसे पहले तो आपको लिखना है कि किसी भी बैंक की क्रेडिट क्रिएशन करने की जो पावर है वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, प्राइमरी यानी इनिशियल डिपॉजिट। क्या होता है इनिशियल डिपॉजिट, वो होता है जो सबसे पहले डिपॉजिट किया जाता है फर्म या हाउस होल्ड के द्वारा, ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद लीगल रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो। अब लीगल रिजर्व रेशो में देखो, बैंकों के पास जितना भी पैसा आता है बैंक उसका एक रेशो साइड कर देता है। जैसे मान लो 20% है, बैंक के पास 100 रुपए है तो बैंक उसका 20 रुपीज साइड कर देगा। इस 20 रुपीज को 2 रिजर्व में भेजेगा, एक SLR में और एक CRR में। SLR वो खुद के पास रखता है, मान लो इसका SLR है 11 रुपए, ठीक है, और CRR में कितने भेज दिया उसने, 9 रुपए। क्लियर। तो LRR को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया जाता है।
तो सबसे पहले हमें लिखना है कि कोई भी बैंक जब क्रेडिट क्रिएशन करता है तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक उसकी प्राइमरी यानी इनिशियल डिपॉजिट पे और दूसरा उसके लीगल रिजर्व रेशो के ऊपर, एलआरआर के ऊपर। ठीक है, तो हमें एलआरआर के बारे में लिखना है, इसके अंदर फिर सीआरआर और एसएलआर आ जाता है, वो हमारे को लिख लेना है। क्लियर होती है बात? ठीक है, उसके बाद हमारे को यहां पर लाइन लिखना है, द क्रेडिट डिपॉजिट क्रिएट बाय द कमर्शियल बैंक आर कॉल्ड ड्राइव डिपॉजिट। और जो फर्दर डिपॉजिट मान लेता है बैंक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइव डिपॉजिट। अब उसके बाद लिख देना आपको फॉर्मूला, टोटल मनी क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है? इनिशियल डिपॉजिट अपॉन 1 अपॉन में एलआरआर। सबसे पहले आप ये 4-5 लाइनें लिखोगे, 4-5 लाइनें लिखने के बाद आपने फिर ये टेबल बनाना है और टेबल बनाने के बाद फिर आपको नीचे ये लाइनें लिख देनी है। ठीक है भाई, हमने यहाँ पर एलआरआर जो है 20% माना, प्राइमरी डिपॉजिट हमने 1000 माना। अब देखो क्वेश्चन वाला यहाँ पर चेंज क्या करेगा? क्वेश्चन वाला आजकल चेंज ये करता है कि आपको वो खुद बताता है, आपको खुद बताता है कि प्राइमरी डिपॉजिट कितना रखना है, या फिर वो आपको खुद बताता है कि एलआरआर कितना रखना है। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि हमें क्रेडिट क्रिएशन समझाओ जिस इकोनॉमी के अंदर जो प्राइमरी डिपॉजिट है, प्राइमरी डिपॉजिट कितना है? 1 लाख। तो आप क्या करोगे? 10,000 की 1,000 रुपए की जगह यहाँ 1 लाख कर दोगे। क्लियर? और मान लो बोल देता है कि एलआरआर है कितना? 15%। तो आप क्या करोगे? 1 लाख का 15%, यहाँ पर जो अमाउंट आ जाएगा यहाँ लिख देना और माइनस करके फिर ये लिखोगे, फिर ये अमाउंट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसका फिर 15% यहाँ पर आएगा, उसमें से ये माइनस करके फिर ये लिख दोगे, फिर ये अमाउंट यहाँ पे जाएगा। इस तरीके से मतलब वो बस ये चेंज कर सकता है। अगर वो चेंज करने के लिए बोलता है तो बस आप चेंज कर दो। अच्छा, कई बार क्वेश्चन क्या करता है, एलआरआर की जगह वो वर्ड इस्तेमाल करता है एसएलआर, तो बस यहाँ पे एसएलआर लिख देना। अगर वो सीआरआर वर्ड यूज कर रहा है क्वेश्चन वाला तो सीआरआर लिख देना। अदरवाइज अगर कुछ नहीं लिखता तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे चाहो तो लीगल रिजर्व या एलआरआर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही चेंज करता है क्वेश्चन के अंदर। मतलब क्वेश्चन के अंदर जो टेबल है ना, एग्जामिनर ये चेक करता है कि बच्चा कहीं टेबल रट के तो नहीं आया, मतलब बच्चे को टेबल की नॉलेज है कि नहीं, क्या बच्चा प्रोसेस समझा सकता है कि नहीं समझा सकता। अब देखो, अब इसी चीज को अगर हमें वर्ड में समझाना हो, इसी चीज को क्रेडिट क्रिएशन को अगर हमें समझाना हो कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे हुआ, तो बस जो काम हमने करा है उसको यहां पर वर्ड में समझाया। स्टेप फॉर द वर्किंग ऑफ द मनी क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक अज्यूमिंग द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग इज अ 1 यूनिट। हम यहां पर ये मान के चलते हैं कि पूरा कमर्शियल बैंक अभी 1 यूनिट है, तभी तो हम इस कंसेप्ट को पढ़ पाएंगे, वरना बैंक तो बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सारा प्रोसेस लिख दिया। ये देखो, आप इसे नोट कर लेना कि हमने कैसे कैसे क्रेडिट क्रिएशन करा। इसमें हमने लिखा है कि जो प्राइमरी डिपॉजिट है हमें 1000 मिलता है, हम उसमें से 20% एलआरआर में काट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिपॉजिट होता है वो सेकेंडरी डिपॉजिट है। टोटल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो भी हमने बता दिया। उस तरीके से फिर उसने स्टेप लिख दिया, 2-3 स्टेप लिखकर खत्म कर दिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम के अंदर आता है क्रेडिट क्रिएशन क्या है, तो आपने वो सब लाइनें पहले लिखनी है। लाइन लिखने के बाद टेबल बनाना है, टेबल के बाद वो कुछ 1-2 लाइनें जो मैंने नीचे बोली थी वो नोट कर लेना, लिख देना। उसके बाद फिर ये आप प्रोसेस उठा के लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम के अंदर तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरा नोट कर लेना। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंट्रल बैंक। तो अभी हमने कमर्शियल बैंक को पूरा पढ़ लिया है, कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन क्या होती है, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन हमारी इकोनॉमी के अंदर करता है। तो ये पूरी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड बैंक जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। तो हमारे सिलेबस के अंदर 2 ही बैंक है, एक कमर्शियल बैंक और दूसरा सेंट्रल बैंक। तो अब हम सेंट्रल बैंक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है, कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन। अपेक्स इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है जो इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ी होती है, सबसे ऊंची इंस्टीट्यूशन होती है, उसे हम कहते हैं अपेक्स इंस्टीट्यूशन। किस चीज के अंदर? मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के अंदर उसकी मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम में जो इंस्टीट्यूशन सबसे हायर लेवल पर होती है और जो सारी इंस्टीट्यूशंस को, जो सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उस देश में कंट्रोल करती है, उसे ही हम उस देश का क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक कहते हैं। दुनिया की जितनी भी कंट्री है सबका अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जो उस देश के अंदर जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है, जितनी भी मनी सप्लाई है और उस देश के अंदर जितने भी बैंक हैं, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको कंट्रोल करने का काम और रेगुलेट करने का काम करता है, उसको हम उस देश का सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो दुनिया के जितने भी देश है सबके पास अपना अपना सेंट्रल बैंक है। हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसका नाम क्या है? आरबीआई। सेम इसी तरीके से अमेरिका का भी अपना सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है फेडरल रिजर्व। तो दुनिया में जितने भी देश हैं सभी का अपना अपना सेंट्रल बैंक है।
सेंट्रल बैंक को आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे क्लास का मॉनिटर होता है ना, जो पूरी क्लास को कंट्रोल करता है, सेम ऐसे ही हमारे देश का सेंट्रल बैंक है जो हमारे देश के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जितने भी बैंक है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। सोचो अगर सेंट्रल बैंक ना हो तो सभी बैंक अपनी मनमानी करने लग जाएंगे। तो सभी बैंकों को देश में कंट्रोल करके रखने के लिए किसको बनाया जाता है? सेंट्रल बैंक को बनाया जाता है। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। ठीक है, तो अब आरबीआई के बारे में थोड़ी बहुत बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1935 में, यानी आजादी से पहले। लेकिन जब आरबीआई को बनाया गया था तो ये एक प्राइवेट बैंक था, और जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने आरबीआई के, हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने आरबीआई के सारे शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, ताकि वो बैंक अब प्राइवेट बैंक ना रहे। और उसके बाद आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया और उसको घोषित कर दिया गया कि हमारे देश का क्या है? सेंट्रल बैंक है, इन 1949 के अंदर। तो आरबीआई की आज भी जो सबसे मेन ब्रांच है वो नवी मुंबई के अंदर मौजूद है। इसके अलावा आरबीआई के जो ब्रांचेज है ऑल ओवर इंडिया, हर राज्य के अंदर है। तो अभी ऑलमोस्ट लगभग 31 इसकी ब्रांचेज पूरी इंडिया के अंदर है आरबीआई की। ठीक है, आरबीआई का एक सबसे मेन बंदा होता है जो आरबीआई का गवर्नर कहलाता है। तो अभी प्रेजेंट के अंदर आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांता दास जी। और इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर के आपने साइन नोट वगैरह पर भी देखे होंगे। तो आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो सबसे मेन पर्सन होता है। जैसे हमारे देश में पीएम होता है, उसी तरीके से आरबीआई के अंदर क्या होता है? गवर्नर होता है। ठीक है, तो ये तो थी आरबीआई से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। लेकिन आप ये मत समझना, देखो आरबीआई के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनको उनकी सैलरी वगैरह तो गवर्नमेंट देती है, लेकिन फिर भी आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो बोलेगी आरबीआई उसी के हिसाब से काम करेगी। आरबीआई के काम करने का अपना एक तरीका है और गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल आरबीआई पर नहीं होता। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जैसे इलेक्शन कमीशन है ना, है तो देखो उनके इलेक्शन कमीशन में जो लोग काम करते हैं सैलरी वगैरह तो गवर्नमेंट ही देती है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, उनका जो काम है वो इंडिपेंडेंट तरीके से क्या करवाना होता है? इलेक्शन करवाना। सेम ऐसे ही आरबीआई हमारे देश को क्या करती है? हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह को कंट्रोल करती है। हमारे देश में जितने बैंक हैं उनको रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, तो ये तो थी आरबीआई से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं आरबीआई क्या क्या फंक्शन करता है हमारे देश के अंदर। आरबीआई का सबसे मेन काम क्या है? जैसा कि आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि आरबीआई को बैंक ऑफ इशू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बैंक ऑफ इशू? क्योंकि हमारे देश के अंदर जितनी भी करेंसी चलती है सबको इशू करने का, सबको प्रिंट करने का काम करता है। हमारे देश के अंदर किसी भी बैंक के पास ये राइट नहीं है कि वो हमारे देश के अंदर करेंसी प्रिंट करे, एक्सेप्ट आरबीआई। आरबीआई हमारे देश के अंदर जितनी भी करेंसी होती है सबको प्रिंट करने का काम करता है, चाहे वो 500 रुपए का नोट हो, चाहे वो 100 रुपए का हो, चाहे वो 200 रुपए का हो, ठीक है, कोई भी। तो आरबीआई के पास क्या है बच्चों? लीगल राइट है क्या? इशू करने का करेंसी को। ठीक है, और आरबीआई ये सोल अथॉरिटी रखता है, यानी कि अकेला ये अधिकार रखता है। आरबीआई के अलावा काम कोई भी नहीं करता। ठीक है, ऐसा क्यों आरबीआई हमारे देश के अंदर नोट छापने की जिम्मेदारी लेता है? क्योंकि इससे नोटों के अंदर और करेंसी के अंदर यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। ठीक है, अब देखो अगर कुल मिलाकर बात किया जाए तो कागज, जो करेंसी होती है वो क्या होती है? वो एक कागज का टुकड़ा ही तो होता है। लोग फिर भी उस कागज के टुकड़े पर इतना बिलीव क्यों कर लेते हैं? इतना बिलीव इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमारे देश का जो सबसे बड़ा बैंक है सेंट्रल बैंक, वो इसको इशू कर रहा है, उसके गवर्नर के उस पे साइन है, उसकी उस पे मोहर है, सारी चीजें हैं। तो लोगों को उस कागज के नोट पर बिलीव नहीं है, लोगों को बिलीव है देश के सेंट्रल बैंक पर, और उसी के बिहाफ पर हम उस कागज के नोट को एज अ 500 रुपए, एज अ 200 रुपए, जिसकी बनाने की कॉस्ट 5 रुपए 4 रुपए, उस चीज को हम 500 रुपए के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि उसे किसने चलाया है? हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक आरबीआई ने चलाया है। तो आरबीआई नोटों को छापता है, करेंसी को छापता है, और लोगों का करेंसी के ऊपर बिलीव बना रहे, फेथ बना रहे, इसकी जिम्मेदारी भी किसके ऊपर होती है? आरबीआई के ऊपर होती है। आरबीआई हमारे देश के अंदर करेंसी को छापता है, प्रिंट करता है, और इस तरीके से वो हमारे देश की मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि हमारे देश के अंदर जब मनी सप्लाई कम होती है, जब इकोनॉमी में पैसा कम होता है, तो आरबीआई नए नोट छाप देता है, नई करेंसी छापता है, जिससे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ता है। और सेम जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आरबीआई नई करेंसी को प्रिंट करना थोड़ा कम करता है, जिससे मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है। तो आप सभी को ये बातें याद रखनी है, जब एग्जाम में आएगा तो
क्यों आरबीआई को बैंक ऑफ इशू का क्या कहा जाता है, क्यों आरबीआई का पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी, यानी करेंसी को इशू करने की अथॉरिटी है आरबीआई के पास, तो उसको एक्सप्लेन करो, तो ये पॉइंट्स आपने वहां पे लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आ जाता है आरबीआई का, सेकंड पॉइंट आ जाता है आरबीआई का सेकंड फंक्शन क्या है। आरबीआई को हम लोग बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी कहते हैं। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या है, आरबीआई ही देश में गवर्नमेंट का भी बैंक कहलाता है। रीजन क्या है, देखो हमारे देश की चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट ना किसी छोटे मोटे बैंक से डील नहीं करता, ठीक है। छोटे मोटे बैंक से मतलब गवर्नमेंट का डील एसबीआई बैंक से ज्यादा नहीं होता, पंजाब नेशनल से ज्यादा नहीं होता, एक्सिस बैंक से ज्यादा नहीं होता। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ किसके साथ डील करती है, आरबीआई के पास। गवर्नमेंट किस तरीके का डील करती है, देखो गवर्नमेंट के भी ना बहुत सारे फाइनेंशियल मैटर्स के काम होते हैं। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट बहुत सारा फीस और पेनल्टी कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारा फंड आता है, तो गवर्नमेंट को भी तो अकाउंट चाहिए ना उन पैसों को रखने के लिए। तो गवर्नमेंट अपना पैसा सेफली किसके पास रखवाती है, आरबीआई। और देखो आरबीआई और गवर्नमेंट की इतनी अच्छी दोस्ती है कि जब गवर्नमेंट अपने पैसे आरबीआई के पास रखवाता है तो उनसे इंटरेस्ट भी नहीं मांगता। सेम ऐसे ही जब गवर्नमेंट को किसी चीज पर खर्च करना होता है और कई बार गवर्नमेंट के पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो गवर्नमेंट आरबीआई से ही पैसे उधार लेती है, और इन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी है कि आरबीआई भी उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता गवर्नमेंट से। इसके अलावा आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में भी काम करता है, एडवाइजर के रूप में भी काम करता है। यानी कि कुल मिलाकर ये बात है कि गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंशियल मैटर से जुड़े हुए कामकाज होते हैं सब आरबीआई के ऊपर ही जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं कि अगर एग्जाम में अगर आ जाता है कि बैंकर्स टू द गवर्नमेंट क्यों कहते हैं, आरबीआई को गवर्नमेंट का बैंक क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या क्या रीजन है। पहला, कैरिंग आउट द ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट के जितने भी बैंकिंग से जुड़े हुए बिजनेस होते हैं, जितने भी कामकाज होते हैं, सबको देखने का काम कौन करता है, आरबीआई। दूसरा, ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस, जब गवर्नमेंट को कभी पैसों की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट को लोन देने का काम भी कौन करता है, आरबीआई करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट मैनेजिंग द पब्लिक डेप्ट, गवर्नमेंट की जितनी भी पब्लिक डेप्ट का पैसा होता है, लोन का पैसा होता है, लोन दिया, लोन लिया, सिक्योरिटी बेची, खरीदी, ये सारा पैसा भी मैनेज करने का काम किसके पास होता है, आरबीआई के पास। आरबीआई गवर्नमेंट के एडवाइजर के रूप में भी काम करता है, यानी कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को गाइड करता रहता है किससे रिलेटेड, इकोनॉमिक, बैंकिंग और फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड चीजों पर गवर्नमेंट को बताता रहता है। जैसे गवर्नमेंट जब बजट बनाती है, गवर्नमेंट जब 5 ईयर प्लान बनाती है, गवर्नमेंट जब कहीं पैसा इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट जब कहीं से पैसा निकालती है, या गवर्नमेंट किसी फॉरेन गवर्नमेंट को लोन देती है, लेती है, तो आरबीआई से जरूर डिस्कशन करती है कि क्या हम ये काम करें या ना करें। इसीलिए देखा होगा आपने कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होते हैं करंट में, उनका आरबीआई से बहुत ज्यादा लिंक होता है, ठीक है। इसके अलावा एजेंट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अपनी बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट की अपनी बहुत सारी चीजें होती है, तो उसको बिकवाने का काम भी कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई गवर्नमेंट के जितना भी टैक्स का पैसा आता है उसको अपने पास सेफली कलेक्ट करके रखता है, तो आरबीआई गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में भी काम करता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम के अंदर कि आरबीआई को क्यों गवर्नमेंट का बैंक कहते हैं, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट के जितने भी बैंकिंग से जुड़े हुए कामकाज है वो पूरे करता है, लोन वगैरह और एडवांस वगैरह देने का काम करता है गवर्नमेंट को, मैनेजिंग पब्लिक डेप्ट एडवाइजर के रूप में काम करता है, और गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में भी काम करता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने समझ लिया कि क्यों आरबीआई को गवर्नमेंट का बैंक कहते हैं। अब हम आ जाते हैं, समझ रहे हैं कि आरबीआई को बैंकर्स ऑफ बैंक और सुपरवाइजर भी कहते हैं। आरबीआई को क्यों बैंकों का बैंक कहते हैं या फिर सुपरवाइजर कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे देश के अंदर जितनी भी बैंक हैं उन सभी बैंकों के लिए टाइम टू टाइम गाइडलाइंस लेकर आना, उनको रेगुलेट करना, उनको कंट्रोल करना, उनकी हेल्प करना टाइम टू टाइम, और उनको अपनी मनमानी करने से रोकने का काम भी कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई ऐसे बहुत सारे काम करता है जिससे वो देश के जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन पर अपना कंट्रोल बनाकर रख सके। तो अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है कि क्यों आरबीआई को हम बैंकर्स ऑफ बैंक या सुपरवाइजर कहते हैं सभी बैंकों का, तो इसमें हमें क्या आंसर करना है। सबसे पहला तो बोला जा रहा है
कि आरबीआई को एज अ बैंकर्स ऑफ बैंक, आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कस्टडियन है किसका? कैश रिजर्व का। पता है हमारे देश में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी, वो जब पब्लिक से पैसा लेते हैं यानी कि डिपॉजिट्स लेते हैं, जैसे हम लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं, बैंकों में पैसा जमा करवाते हैं, तो जितने भी बैंक लोगों से पैसा जमा लेते हैं उसका एक छोटा सा पार्ट उसको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पंजाब नेशनल बैंक हूं और मेरे पास 100 रुपए की डिपॉजिट आई, तो उस 100 रुपए में से 10 रुपए मुझे आरबीआई के पास रखवाने पड़ेंगे, कंपलसरी है, रखवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कह देते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, हर बैंक को अपनी डिपॉजिट का एक छोटा सा रेशो आरबीआई के पास रखना पड़ता है और आरबीआई उस पैसे को अपने पास सेफली रखता है और जब बुरा टाइम आपका आता है या बैंकों का बुरा टाइम आता है तो उनकी हेल्प करता है, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देता है। आरबीआई, कुल मिलाकर बात यह, आरबीआई एक छोटा सा रेशो अपने पास इसलिए रखता है ताकि वो उन बैंकों के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रख सके। तो सबसे पहला क्या है? कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व। हर बैंक को अपनी डिपॉजिट का एक छोटा सा पार्ट कस्टडी के रूप में रखना पड़ता है आरबीआई के पास। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, इसका सेकंड इसमें फंक्शन आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, सभी बैंकों के जितने भी बैंक होते हैं उन सबका अकाउंट आरबीआई के पास होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो पंजाब नेशनल और एक्सिस बैंक के बीच में कोई डीलिंग हुई और एक्सिस बैंक को पंजाब नेशनल बैंक को कोई पैसा पे करना है, तो एक्सिस बैंक क्या बोलेगा आरबीआई को कि सर आप मेरे बिहाफ पर इसको पैसे पे कर दो। इसका मतलब जब बैंक आपस में डील करते हैं तो उनकी डीलिंग में जो भी उनको लेना देना होता है, पैसों का लेन देन करना होता है, वो भी कहां से क्लियर होता है? आरबीआई की तरफ से क्लियर होता है। यानी कि आरबीआई अगर किसी एक बैंक को दूसरे बैंक को पेमेंट करता है तो उसके कहने पर आरबीआई उसकी पेमेंट भी कर देता है। तो आरबीआई इस तरीके के काम भी करता है बैंकों के लिए। ठीक है, इसके अलावा लेंडर ऑफ द लास्ट रेजॉर्ट, इसका मतलब यह होता है कि जब बैंकों के पास कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि बैंकों के पास अचानक पैसा खर्च कम पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पंजाब नेशनल बैंक है, अचानक किसी दिन ऐसा हुआ कि उसके बहुत सारे अकाउंट होल्डर एक साथ पैसे निकलवाने के लिए आ रहे हैं बार बार, और बैंकों के पास जितना भी पैसा डिपॉजिट था, जितना भी पैसा रखा हुआ था देने के लिए, तो वो सारा पैसा अचानक खर्च हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी उनकी हेल्प कौन करता है? आरबीआई ही करता है। आरबीआई को लास्ट लेंडर भी बोला जाता है क्योंकि अगर किसी बैंक को पैसों की जरूरत है, ठीक है, इमरजेंसी में, तो उसकी सबसे लास्ट में हेल्प भी कौन करेगा? आरबीआई ही करता है। ठीक है, तो आरबीआई उनकी कुछ सिक्योरिटीज रख लेता है और उनको लोन दे देता है। आरबीआई सभी बैंकों के लिए एज अ सुपरवाइजर भी काम करने का काम करता है। ठीक है, एज अ सुपरवाइजर कैसे? आरबीआई जैसे ईगल की निगाहें होती है ना, ईगल की निगाहें, आरबीआई लाइक अ ईगल सभी बैंकों को देखता रहता है कि कौन सा बैंक अपनी ब्रांचेस कहां पर ओपन कर रहा है, कौन सा बैंक किस तरीके से काम कर रहा है, किस इंटरेस्ट रेट पर कितना पैसा लोगों को मार्केट में दे रहा है, तो सारी चीजों को वो मॉनिटरेट करता रहता है। ठीक है, द सेंट्रल बैंक सुपरवाइजेस, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, द रेगुलेशन मे बी रिलेटेड टू, रेगुलेशन किससे रिलेटेड? अगर किसी बैंक को नई ब्रांचेस खोलनी है, उसका लाइसेंस लेना है, ब्रांच को एक्सपेंशन करना है, लिक्विडिटी ऑफ असेट्स, मैनेजमेंट, अमलगमेशन, दो बैंकों को जुड़ना है एक साथ, मान के चलो पंजाब नेशनल और एचडीएफसी बैंक एक साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं या दो प्राइवेट बैंक एक साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड लिक्विडेशन, यहां तक कि अगर आपको अपना बैंक, मान के चलो कि एक्सिस बैंक अपने आप को बंद करना चाहता है, तो उससे पहले आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड द पीरियोडिक इंस्पेक्शन, हर बैंक की पीरियोडिक इंस्पेक्शन भी करता है आरबीआई, टाइम टू टाइम देखता रहता है कि भाई इस अकाउंट्स चेक करता रहता है, ये कितना पैसा कमा रहा है, कितना गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, कितना किन लोगों को लोन दे रहा है, ये सारी चीजें चेक होती रहती है। ठीक है, तो आरबीआई को बैंकर्स ऑफ बैंक क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। अगला है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई हमारी पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी करेंसी है उन सब का रिजर्व भी अपने पास रखता है। ठीक है, आरबीआई पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी करेंसी चलती है उन सब का रिजर्व भी अपने पास रखता है। द सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ
कंट्री स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड इंटरनेशनल करेंसीज। आरबीआई के पास हमारे देश में गोल्ड स्टॉक और इंटरनेशनल करेंसीज रखने का पूरा राइट होता है। बाय द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज इन द मार्केट इट मेंटेन द इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। और वो करेंसीज की सेल परचेज करके करेंसीज की वैल्यू को मार्केट में क्या करता रहता है, तय करता रहता है। तो आप बस इतना याद रखना कि कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आरबीआई के पास दुनिया के सभी देशों की करेंसीज और गोल्ड का रिजर्व भी रखने का काम है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आता है। अब ये क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये कहता है कि कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो लोगों को लोन देने का काम करते हैं, ठीक है, यानी उधार देने का काम करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जितने भी देश के अंदर कमर्शियल बैंक है, देखो कमर्शियल बैंक ना कहीं प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, और जब उनको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के लालच में वो बहुत सारा लोगों को मार्केट के अंदर लोन क्रिएट करते हैं, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। लेकिन पता है इकोनॉमी के अंदर ज्यादा पैसा आना, अब मैं इसको इस तरीके से समझा सकता हूं कि अगर आरबीआई चाहे तो बहुत सारे नोट छाप सकती है। यार एक 500 रुपए के नोट को छापने की कॉस्ट क्या होगी, 10-12 रुपए होगी मे बी। तो क्यों आरबीआई ऐसा नहीं करती कि बहुत सारे नोट को छाप देती है इकोनॉमी के अंदर? देखो इसके पीछे का रीजन है, आरबीआई अगर जरूरत से ज्यादा नोट छाप देगी या जरूरत से ज्यादा पैसा छाप देगी तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगा, और मनी सप्लाई जब बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा जब ज्यादा आएगा तो कहीं ना कहीं लोगों का एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और जब लोगों का डिमांड बढ़ेगा तो चीजें मार्केट में उतनी ही है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, और जब लोगों के पास अचानक पैसा आएगा, लोग डिमांड बढ़ाएंगे तो चीजों के रेट क्या होने शुरू हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सामान उतना ही है, चीजें उतनी ही है, और लोगों पे अगर पैसा आ गया तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करने के बाद चीजों के रेट बढ़ने लगेंगे। तो आरबीआई ना जरूरत से ज्यादा अगर नोट मार्केट में छाप देगा तो देश के अंदर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगी, और जो मनी की वैल्यू है वो क्या होने लग जाएगी, गिरने लग जाएगी। इसलिए आरबीआई मनी सप्लाई को टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, कंट्रोल। और मनी सप्लाई अगर जरूरत से ज्यादा कम हो गया तो देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड गिर जाता है, एग्रीगेट डिमांड गिरने की वजह से प्रोडक्शन गिरता है, और प्रोडक्शन गिरने की वजह से देश के अंदर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये हमारे आरबीआई की जिम्मेदारी है कि देश के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करे, ठीक है। अब देखो कमर्शियल बैंक, आपको मैंने सिखाया था कि कमर्शियल बैंक लोगों को लोन दे दे के क्या करते हैं, मनी सप्लाई को क्रिएट करते हैं, क्रिएट यानी क्रेडिट क्रिएट करते हैं, मनी सप्लाई क्रिएट करते हैं, ठीक है। और आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। जब इकोनॉमी के अंदर बहुत सारा पैसा हो जाता है तो आरबीआई कुछ ऐसा करता है जिससे वो मनी सप्लाई नीचे आ जाए, और आरबीआई जब मनी सप्लाई कम हो जाती है तो आरबीआई कुछ ऐसा करता है ताकि मनी सप्लाई बढ़ जाए। तो अब इस क्वेश्चन में हम यही सीखने वाले हैं कि अगर इकोनॉमी के अंदर जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया तो आरबीआई उसे कैसे कंट्रोल करेगा, और अगर जरूरत से पैसा कम हो गया तो आरबीआई उसे कैसे कंट्रोल करके ठीक करेगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, जबकि जो हमारा आरबीआई होता है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। पता है आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके अपनाता है। पहला तरीका होता है क्वांटिटेटिव मेजर और दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर के अंदर बैंक रेट, ओपन मार्केट रेट, ठीक है, और वेरिएबल कैश रिजर्व रेशो यानी कि इसे हम लोग एलआरआर भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा आ जाता है हमारा क्वालिटेटिव में क्या आता है, राशनिंग क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सुजेशन, पब्लिसिटी और रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट और मैनेजेरियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसमें रेपो रेट वगैरह भी है, वो सारी चीजें भी मैं आपको अभी समझा देता हूं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है मैं इसको आपको एक चार्ट बना के अच्छी तरीके से समझाता हूं कि अगर इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, एक्सेस डिमांड का केस होता है। मनी सप्लाई कम हो जाता है तो डेफिसिट डिमांड हो जाता है। तो इसको आरबीआई किस तरीके से ठीक करता है आइए एक बार समझ लेते हैं। तो बच्चों इस चार्ट से हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा
कि आरबीआई किस तरीके से जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या प्रॉब्लम आती है, और मनी सप्लाई अगर कम हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो फिर हम ये समझ लेंगे कि फिर आरबीआई इसको कैसे कंट्रोल करता है। सबसे पहले अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगा, यानी कि अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल, हर फर्म के हाथ ज़्यादा पैसा लगेगा, जिससे हर इंडिविजुअल और हर फर्म, हर हाउस होल्ड वाला बंदा क्या करेगा, डिमांड को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और जैसे कि इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। तो जब अचानक पैसा आने की वजह से लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे तो लोगों के बीच में यानी बायर के बीच में कंपटीशन पैदा होगा चीज़ों को लेकर, और कहीं ना कहीं ये मार्केट के प्राइस को बढ़ाएगा। अच्छा, मार्केट का प्राइस जब बढ़ता है तो जो सैलरी पर्सन लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। कोई भी गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कि महंगाई जब बढ़ने लग जाती है तो गवर्नमेंट बहुत परेशान हो जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट सोचती है यार आने वाले इलेक्शन में कहीं हम हार ना जाए, तो एक महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहता है इलेक्शन वगैरह के टाइम पे भी, इसलिए गवर्नमेंट इसको जल्द से जल्द कंट्रोल करना चाहता है। अच्छा, अगर मनी सप्लाई जरूरत से ज़्यादा कम होता है तो क्या होता है, मार्केट के अंदर डेफिसिट डिमांड बढ़ता है, यानी कि लोगों के हाथ पैसा नहीं लगता, जिसकी वजह से लोग गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम करते हैं, जिससे फैक्ट्री और कारखानों का प्रोडक्शन तेजी से गिरता है, और प्रोडक्शन गिरने की वजह से इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन आता है। डिफ्लेशन मतलब चीज़ें बननी बंद हो जाती है, और जब चीज़ें बननी बंद हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं लोगों का इंप्लॉयमेंट जाना शुरू होगा। तो ये भी एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाए या जरूरत से ज़्यादा कम हो जाए, क्योंकि मनी सप्लाई जरूरत से ज़्यादा बढ़ने का मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन और कम होने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी गवर्नमेंट इस दोनों सिचुएशन को जल्द से जल्द क्या करना चाहती है, इकोनॉमी से खत्म करना चाहती है। अच्छा, गवर्नमेंट इन दोनों ही सिचुएशन को मार्केट से खत्म करने के लिए किसका सहारा लेती है बच्चों, आरबीआई का सहारा लेती है। अब मैंने आपको बताया कि आरबीआई दो अपने कदम उठाती है, क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव, मैंने आपको बताया। तो इसमें सबसे जो पहला कदम उठाया जाता है वो होता है बैंक रेट या रेपो रेट। आरबीआई के पास ऐसे कुछ हथियार हैं जिससे आरबीआई मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, और वो हथियार क्या क्या है, सबसे पहला है बैंक रेट या रेपो रेट। सबसे पहले बैंक रेट और रेपो रेट को समझते हैं क्या होता है। पता है, जैसे हम लोग बैंकों के पास जाते हैं और बैंक से जाकर उधार लेते हैं तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है। तो जब आम जनता या कोई भी फर्म कमर्शियल बैंकों से जाकर लोन लेती है तो कमर्शियल बैंक उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है उस लोन के बदले, तो इसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट एग्जिस्ट करता है किस किस के बीच में, नॉर्मल लोगों के बीच में और कमर्शियल बैंकों के बीच में। इसी तरीके से एक होता है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या है कि अगर कमर्शियल बैंक जाकर आरबीआई से लोन लेते हैं, कमर्शियल बैंक कहां से लोन लेकर आएंगे, आरबीआई से, तो जब वो आरबीआई से लोन लेते हैं तो आरबीआई उनसे एक इंटरेस्ट चार्ज करता है उस लोन के ऊपर, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, बैंक रेट। तो बैंक रेट जो होता है, बैंक रेट होता है वो किस किस के बीच में होता है, कमर्शियल बैंक और किसके बीच में होता है, आरबीआई के बीच में होता है। अच्छा, कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं तो वहां जो आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे कहते हैं बैंक रेट। अगर यही लोन शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है तो आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको बस रेपो रेट कहते हैं। दोनों का इफेक्ट मनी सप्लाई पे एक जैसा ही पड़ता है, तो हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो मार्केट के अंदर अभी आरबीआई से जब कमर्शियल बैंक लोन लेता है तो वो 4% में मिलता है। ठीक है, तो आरबीआई से कमर्शियल बैंक लोन लेता है और फिर इस लोन का इस्तेमाल क्या करता है, वो लोगों को लोन देता है, फर्मों को लोन देता है। लेकिन मान लो अगर वो आरबीआई से 4% पे लोन लेता है तो वो लोगों को कम से कम 7% पे तो लोन देगा, तभी तो उसको कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये मान लो ये सिनेरियो चल रहा है। उसके बाद क्या हो जाता है, मान के चलो आरबीआई इकोनॉमी के अंदर अचानक एक्सेस डिमांड आ जाता है। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है कि ये जो लोग हैं ये मार्केट के अंदर क्या कर देते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं। डिमांड बढ़ाने का मतलब क्या है कि इनके पास बहुत सारा पैसा है। अच्छा, इनके पास पैसा कहां से आता है, इनको ये लोग जब लोन ज्यादा देने लग जाते हैं तो इनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। अब आरबीआई को ये बात पता चल गई तो आरबीआई को गवर्नमेंट का फोन आया कि भाई इस सिचुएशन को ठीक करो, एक्सेस डिमांड को। तो आरबीआई ने देखा कि यार ये मैं इनको 4% पे लोन देता हूं, ये लोगों को 7% पे लोन देते हैं और लोग लोन इतना ज्यादा ले रहे हैं कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ गया, मार्केट के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, एक्सेस डिमांड बढ़ता जा रहा है। अब आरबीआई क्या करेगा, इस परसेंट को उठाकर 4% को बढ़ाकर कितना कर देगा, 6%। अब आरबीआई से कमर्शियल बैंकों को लोन महंगा मिलेगा। अगर कमर्शियल बैंकों को लोन महंगा मिलेगा तो ये लोगों को भी लोन कैसा देंगे, महंगा देंगे, जिससे अब लोगों को लोन अगर महंगा मिलेगा तो कहीं ना कहीं लोग लोन कम लेंगे और लोगों के हाथ पैसा कम लगेगा और लोग डिमांड को गिराना शुरू कर देंगे। तो एक्सेस डिमांड के अंदर जब इकोनॉमी के अंदर या तो मनी सप्लाई बहुत हाई होती है तो इस सिचुएशन के अंदर आरबीआई ये जो है ना इसको
कहते हैं हम लोग बैंक रेट। आरबीआई बैंक रेट को क्या कर देता है बच्चों, इंक्रीज कर देता है। क्लियर होता है। इसी तरीके से डेफिसिट डिमांड में क्या होता है कि इनके पास पैसा बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो जब पैसा इनके पास ना के बराबर होता है तो आरबीआई के पास गवर्नमेंट का फोन आता है कि भाई देखो मार्केट के अंदर एक्सेस डेफिसिट डिमांड क्यों है। तो आरबीआई देखता है कि यार मैं इनको 4% पे लोन देता हूं और ये आगे जाकर कितने पे देते हैं, 7%, और लोगों के लिए लोन महंगा है। ठीक है, तो आरबीआई क्या कर देता है, इस रेट को गिराकर 3% मान के चलो कर देता है। तो जब आरबीआई से इनको सस्ता लोन मिलता है तो ये भी फर्दर आगे देखो 7% से कितना देने लगे, 5%, यानी सस्ता लोन देने लगे, जिससे लोगों के पास बहुत सारा पैसा मार्केट में आने लग जाता है और लोग डिमांड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि एक्सेस डिमांड के अंदर या मनी सप्लाई जब ज़्यादा होती है तो हम बैंक रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ाते हैं, और डेफिसिट डिमांड के अंदर हम बैंक रेट को कम कर देते हैं। सेम यही सिचुएशन होती है रेपो रेट के अंदर भी। रेपो रेट को भी आरबीआई एक्सेस डिमांड में बढ़ाता है और डेफिसिट डिमांड में कम कर देता है। तो आप सभी बच्चों को बैंक रेट का मतलब पता चल गया। बैंक रेट कौन सा रेट होता है, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है लॉन्ग टर्म के लिए, और रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है शॉर्ट टर्म के लिए। एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड में बैंक रेट और रेपो रेट को क्या करना है मैंने आपको बता दिया। यही चीज हमें एग्जाम के अंदर क्या करना होता है, लिखना होता है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं कि एग्जाम के अंदर आप कैसे लिखोगे। जैसे यहां पे दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, ये देखो बैंक रेट और रेपो रेट। ठीक है, डिस्काउंट रेट क्या होता है ये लिख दिया, मतलब इन्फ्लेशन, यानी एक्सेस डिमांड में बैंक रेट को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। अब इस इंक्रीज करने से क्या होता है, उधार महंगा हो जाता है, मार्केट के अंदर डिमांड कम होने लग जाती है। यही चीजें वो बता रहा है। डिफ्लेशन यानी कि डेफिसिट डिमांड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेफिसिट डिमांड में क्या करेंगे, इस तरीके से एग्जाम के अंदर लिखना है मान के आपको, है ना। फिर वो रेपो रेट के बारे में बता रहा है। इन्फ्लेशन के अंदर सेम वही केस हो जाता है, डिफ्लेशन के अंदर सेम ऐसे हो जाता है। तो वो तो मैंने चार्ट जो है वो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। लेकिन बाकी एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आप इस तरीके से ही लिखोगे इसको। ठीक है, आप इसे नोट कर लेना, इस तरीके से एग्जाम के अंदर आप लिखोगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो रिवर्स रेपो रेट समझ लेते हैं हम लोग। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा क्या है, रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे हम लोग अपना पैसा बैंकों में जमा करवाते हैं तो बैंक हमारे को इंटरेस्ट देता है। सेम ऐसे कई बार ना कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो भी अपना पैसा आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा जमा करवा देते हैं, तो आरबीआई उनको जो इंटरेस्ट देता है उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट कैसे काम करता है ध्यान से समझना। अगर मार्केट के अंदर एक्सेस डिमांड है, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट के अंदर एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है कि इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, और जब इनके पास पैसा ज्यादा होता है तो यही तो मार्केट के अंदर डिमांड कर करके क्या कर देते हैं, एक्सेस डिमांड ला देते हैं और चीजों के रेट बढ़ने लगते हैं। अब आरबीआई के पास गवर्नमेंट का फोन आता है। अब आरबीआई के पास जो है गवर्नमेंट का फोन आता है और बोलते हैं कि भाई इस एक्सेस डिमांड को क्या करो, कंट्रोल करो। अब आरबीआई क्या करता है, ये जो कमर्शियल बैंक वाले हैं इनको अपने पास बुलाता है और इनसे पूछता है एक बात बताओ, तुम जब लोगों को लोन देते हो तो तुम वहां से कितना पैसा कमा लेते हो। तो कमर्शियल बैंक कहता है कि सर जब हम लोगों को लोन देते हैं तो हम वहां से 10% का इंटरेस्ट कमा लेते हैं। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को कहता है तुम तो बेवकूफ हो, तुम लोगों को लोन क्यों दे रहे हो, तुम एक काम करो, तुम लोन हमें दे दो, जो पैसा तुम्हारे पास रखा है वो पैसा आप हमें दे दो, हम आपको कितने % का रिटर्न देंगे, 12% का। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, अब लोगों को छोड़ देते हैं और अपना पैसा किसके पास जमा करवा देते हैं, आरबीआई। इस तरीके से कमर्शियल बैंक का बहुत सारा पैसा आरबीआई के पास चला जाता है और अब कमर्शियल बैंकों के लोन देने की कैपेसिटी गिरने लग जाती है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर लोगों के पास पैसा कम जाता है और लोग एक्सेस डिमांड को कम कर देते हैं, यानी डिमांड को कम कर देते हैं। तो चेक करना, एक्सेस डिमांड के अंदर आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट, ये जो रिवर्स रेपो रेट है, यानी कि जो भी कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करवाते हैं उसको मार्केट के नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से डेफिसिट डिमांड के अंदर क्या कर देते हैं, इस रेट को कम कर देते हैं ताकि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा ना जमा करवाए, लोगों को लोन दे, जिससे लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोग डिमांड को बढ़ा दे। तो आपको रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं अब ये ओपन मार्केट क्या होती है। देखो ओपन मार्केट को आपको ऐसे समझना होगा कि गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया था कि जो
आरबीआई होता है वो गवर्नमेंट का एक एजेंट भी होता है। गवर्नमेंट के जितने भी सिक्योरिटीज होते हैं, गवर्नमेंट के कंपनियों के जितने भी शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, सबको बेचने और खरीदने की जिम्मेदारी आरबीआई के पास होती है। आरबीआई उन सिक्योरिटीज का इस्तेमाल करके भी कई बार क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेता है। अच्छा, मार्केट के अंदर क्या है, एक्सेस डिमांड। सबसे पहला केस है, मार्केट के अंदर क्या है, एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड मतलब लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, गवर्नमेंट का फोन आता है आरबीआई के पास। अब आरबीआई क्या करता है, दिमाग लगाता है, यार बैंक रेट पे हम काम कर चुके हैं, रिवर्स रेपो रेट पे हम काम कर चुके हैं। आरबीआई क्या करता है कि गवर्नमेंट की जो बहुत सारी सिक्योरिटीज हैं उसको उठाकर, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड में क्या करता है, मार्केट की गवर्नमेंट की बहुत सारी सिक्योरिटीज को उठाकर किसको सेल कर देता है, कमर्शियल बैंकों को सेल करता है। तो जैसे ही सिक्योरिटी को सेल करता है आरबीआई जैसे सिक्योरिटी को सेल करता है कमर्शियल बैंकों को, तो कमर्शियल बैंकों का बहुत सारा पैसा अब किसके हाथ लग जाता है, आरबीआई के। ठीक है, तो अब इनके पास पैसा ज्यादा बचा या कम बचा, अब इनके पास तो पैसा कम बचा। अब जब इनके पास पैसा कम बचेगा तो इन लोगों को लोन कैसा देंगे, कम देंगे। यानी कि मान लो पहले अगर 10 करोड़ का देते थे तो अब 8 करोड़ का ही लोन दे पाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब एक्सेस डिमांड मार्केट में होता है तो आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंकों को सेल कर देता है, और सेल करने से बहुत सारा पैसा आरबीआई के हाथ लग जाता है। सेम इसका उल्टा हो जाता है जब डेफिसिट डिमांड है। डेफिसिट डिमांड में इन लोगों के पास पैसा कम होता है, तो आरबीआई क्या करता है कि इनको जो सिक्योरिटीज बेच रखी है वो सिक्योरिटीज दोबारा इनसे परचेज कर लेता है और इनका पैसा इनको दे देता है, जिसकी वजह से इनके पास बहुत सारा पैसा हाथ लगता है और ये फिर लोगों को लोन देना शुरू करते हैं। मान लो पहले 10 लाख देते थे, अब 12 करोड़ का लोन देने लग जाएंगे। 10 करोड़ का देते थे, अब 12 करोड़ का देंगे, तो जिससे इनके पास पैसा ज्यादा आएगा और ये डिमांड को बढ़ा देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेस डिमांड के अंदर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को सिक्योरिटी सेल करता है और डेफिसिट डिमांड के अंदर इनसे परचेज करके इनका पैसा रिटर्न करता है, जिससे लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा लीगल रिजर्व रेशो। अब ये लीगल रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है, देखो हर कमर्शियल बैंकों के पास जितना भी पैसा डिपॉजिट आता है वो सारा पैसा उधार नहीं दे सकता। मान के चलो अगर किसी बैंक के पास जितना भी पैसा आया, अगर वो सारा पैसा लोगों को ही लोन दे देगा तो उसके पास एज अ टाइम कोई बंदा पैसे निकलवाने आएगा तो वो पैसे उसे कहाँ से देगा। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, जितना भी पैसा उनके पास आता है उसका एक छोटा सा पोर्शन तो अलग रख लेते हैं और बाकी का जो पैसा है वो लोन दे देते हैं। वो जो छोटा सा पोर्शन अलग रखते हैं ना, उसका नाम होता है लीगल रिजर्व रेशो, यानी कि एलआरआर। अब इस एलआरआर के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं बाद में, एक सीआरआर हो जाता है, एक एसएलआर हो जाता है। सीआरआर जो होता है वो आरबीआई के पास भेज दिया जाता है, ठीक है, और एसएलआर जो होता है वो कमर्शियल बैंक। मान लो 100 रुपए की डिपॉजिट आई तो 100 रुपए में से दो टुकड़े होंगे, 80 रुपए का लोन दे दिया, 20 रुपए का एलआरआर। अब 20 रुपए में से मान के चलो 10 रुपए यहां चले जाते हैं और 10 रुपए यहां चले जाते हैं। क्लियर होता है सभी बच्चों को? ठीक है, तो लीगल रिजर्व रेशो आपको समझ में आ गया होगा। पता है इस रेशो के द्वारा भी आरबीआई ना मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेता है। एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो मार्केट के अंदर एलआरआर का रेट 10% है। अब एलआरआर बोल लो या सीआरआर बोल लो या एसएलआर, क्योंकि वो तो एलआरआर के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, अब इकोनॉमी के अंदर समझना, तो एक बात बताओ, अगर एलआरआर का रेट 10% है तो अगर कमर्शियल बैंकों के पास 100 रुपए की डिपॉजिट आती होगी तो 10 रुपए क्या करता होगा, वो एलआरआर में डालता होगा, बाकी का 90% पैसा यानी 90 रुपए वो क्या देता होगा, लोन। अब इकोनॉमी के अंदर ना एक्सेस डिमांड आ गया। एक्सेस डिमांड मतलब चीजों के रेट बढ़ने लगे, अगले महीने क्या है, इलेक्शन है, तो फोन आता है आरबीआई के पास, गवर्नर के पास कि भाई एक्सेस डिमांड आ रहा है उसको ठीक करो। अब गवर्नर देखता है बैंक रेट पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, रिवर्स रेट पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, ओपन मार्केट में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अब बचता क्या है, बचता है हमारे पास लीगल रिजर्व रेशो। आरबीआई ने देखा कि यार जब कमर्शियल बैंक 100 रुपए की डिपॉजिट लेते हैं तो वो मेरे पास 10 रुपए जमा रखवाता है, बाकी के 90 रुपए लोन देता है, और ये पैसा इतना ज्यादा है कि मार्केट के अंदर आ गया एक्सेस डिमांड। अब आरबीआई क्या बोलेगा, जब अगली बार कमर्शियल बैंक इनके पास आएगा 10 रुपए लेके, 100 रुपए की डिपॉजिट पे 10 रुपए लेके आएगा, लो सर 10 रुपए अपने पास रखो। अब आरबीआई बोलेगा नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, इस रेट को मैं चेंज कर रहा हूं। इस रेट को मैं कितना कर रहा हूं, 12%। इसका मतलब अब कमर्शियल बैंकों के पास अगर 100 रुपए आएंगे तो वो 12 रुपए किसके पास रखवाएगा, आरबीआई, जिससे इसके लोन देने की कैपेसिटी कितनी हो गई, 88। पहले 90% थी, अब 88% हो गई। यानी कि अब कमर्शियल बैंक पहले 90 रुपए की जगह अब सिर्फ 88 रुपीज का क्या दे पाएगा, लोन दे पाएगा, जिससे लोगों के पास लोन कम आएगा, लोगों के पास पैसा कम होगा और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन ठीक हो जाएगी और मनी सप्लाई जो ज्यादा बढ़ गई थी वो कहीं ना कहीं ठीक होगी। सेम ऐसे ही डेफिसिट डिमांड में आरबीआई क्या करता है,
इस रेशो को कम कर देता है। यानी आरबीआई के पास जब कमर्शियल बैंकों के पास 100 रुपए आएंगे तो आरबीआई बोलेगा तू 10 मत करवा, सिर्फ 8 रुपए मेरे को दे, बाकी के सारा लोन दो। तो ये 90% लोन देंगे, जिससे लोगों के पास पैसा ज्यादा जाएगा, लोग क्या करेंगे, डिमांड को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा हो या मनी सप्लाई कम हो या फिर एक्सेस डिमांड हो या फिर डेफिसिट डिमांड हो, तो आरबीआई के अंदर बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट और लीगल रिजर्व रेशो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम के अंदर, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, लेकिन एग्जाम के अंदर आता है तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। जैसे रिवर्स रेपो रेट के बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट को क्या करेंगे, डिफ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट को क्या करेंगे, ये पूरा आप नोट करना। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना होता है। ठीक है, पूरा आप ये लोग नोट कर लेना। उसके बाद आ जाता है हमारा ओपन मार्केट। ये मैंने आपको समझा दिया, ओपन मार्केट का मतलब होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना। ठीक है, ये बता दिया। एक्सेस डिमांड में क्या करना है, डेफिसिट डिमांड में क्या करना है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा लीगल रिजर्व रेशो। ठीक है, लीगल रिजर्व रेशो में दो आ जाता है हमारा सीआरआर, एसएलआर। इनका मतलब क्या होता है और हम लोग क्या करते हैं जब हमारे पास एक्सेस डिमांड होता है या फिर डेफिसिट डिमांड होता है, तो उस सिचुएशन में हमें इसे कैसे चेंज करना होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कर लेना। उसके बाद एक छोटी मोटी चीजें और भी रह गई, जैसे दूसरा जो था हमारा, दूसरा तरीका कौन सा था, क्वांटिटेटिव मेजर। अब ये क्वांटिटेटिव मेजर के अंदर क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहला इम्पोजिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इम्पोजिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, देखो जब भी हम लोन लेने के लिए जाते हैं ना, तो बैंक हमसे कुछ ना कुछ चीज मॉर्टेज के रूप में मांगता है। जैसे हम लोन लेने जाएंगे तो हमारे घर के पेपर रख लेगा, गाड़ी के पेपर रख लेगा, या कोई हमारी एफडी रख लेगा। इस तरीके से बैंक ये काम करता है। पता है क्या होता है, जब एक्सेस डिमांड मार्केट में होता है ना, एक्सेस डिमांड, तो आरबीआई सारे कमर्शियल बैंकों को कहता है भाई एक काम करो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ाने का मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा 10 लाख का लोन लेने आता है तो तुम पहले उससे कितने रुपए का सामान अपने पास मॉर्टेज रखवाते थे, बैंक ने बोला 12 लाख रुपए का, तो बोला अब 10 लाख का लोन लेने आएगा तो 15 लाख रुपए का सामान मॉर्टेज रखवाओ। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा झंझट हो गया, हम लोन लेने जाते थे 10 लाख का तो पहले 12 लाख की सिक्योरिटी मांगता था, अब तो 15 लाख की सिक्योरिटी मांग रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अब लोन लेना कम करेंगे, जिससे एक्सेस डिमांड की समस्या दूर हो जाएगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि कितने का लोन लेने पर कितने की सिक्योरिटी एक्स्ट्रा रखवानी पड़ती है। देखो पहले 2 लाख की एक्स्ट्रा रखवानी पड़ती थी, अब 5 लाख की एक्स्ट्रा। सेम ऐसे डेफिसिट डिमांड में आरबीआई इसको कम कर देता है, जिससे बैंक कम सिक्योरिटी मांगता है और फिर लोग क्या करते हैं, ज्यादा लोन लेना शुरू कर देते हैं। तो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड में कैसे काम करता है, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अगले नंबर पे मॉरल सुजेशन और डायरेक्ट एक्शन। अब ये मॉरल सुजेशन डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या होता है, देखो कहीं ना कहीं आरबीआई ना सबसे बड़ा बैंक है और सभी बैंकों के ऊपर उसका पूरा का पूरा कंट्रोल चलता है। अगर जैसे होता है ना कि मान लो पापा हमारे गुस्से वाले, तो पापा देख रहे हैं बच्चों को, ठीक है, आंख से कि भाई ये कैसे क्या कर रहा तू, तो हम लोग डर जाते हैं। सेम ऐसे ही जब कमर्शियल बैंक अंधाधुंध लोगों को लोन देना शुरू करते हैं ना, तो आरबीआई क्या करता है, कुछ ना कुछ इस तरीके का काम करता है, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है, कुछ रेगुलेशन बना देता है, कुछ गाइडलाइंस बना देता है, या कुछ ऐसा काम कर देता है, या फिर उनको डरा देता है, या उनकी मॉनिटरिंग कर देता है, उनको बिठाकर समझा देता है, ताकि जो कमर्शियल बैंक है वो लोन देना क्या कर दे, कम कर दे। क्लियर हो गया? तो इसके अंदर यही चीज बताई गई है आपको। अगला है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है, मान के चलो एक्सेस डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मार्केट में बहुत तेजी से लोग लोन दे रहे हैं, यानी कमर्शियल बैंक बहुत तेजी से क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक, अब आरबीआई ने सारे काम कर लिया, आरबीआई ने बैंक रेट भी चेंज कर लिया, आरबीआई ने रेपो रेट भी चेंज कर लिया, आरबीआई ने एलआरआर को भी चेंज कर लिया, आरबीआई ने ओपन मार्केट से भी काम कर लिया, सारे काम कर लिए, लेकिन अभी भी ये समस्या दूर नहीं हुई। अब आरबीआई क्या करती है, सारे कमर्शियल बैंकों को बुलाती है, बोलती है इधर आओ, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम किसी को लोन मत दो, तुम एक काम करो, तुम अभी 100 लोगों को लोन देते हो ना, तो तुम एक काम करो, 100 में से तुम्हारे जो खास कस्टमर है वो कितने हैं, मान के चलो 80 कस्टमर जो है वो तुम्हारे खास कस्टमर है, उनको तुम्हें लोन देना जरूरी है। मैं कहता हूं 80 को दो, 20 को बाकी को मत दो। यानी कि आरबीआई इसके अंदर क्या कहता है, आरबीआई अगर मार्केट के अंदर एक्सेस डिमांड चल रहा है तो आरबीआई कहता है कि भाई लोन दो, लेकिन कुछ सिलेक्टिव लोगों को दो, यानी कि एक लिस्ट बना लो जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात? इसी तरीके से अगर मान लो डेफिसिट डिमांड है तो आरबीआई बोलता है इस लिस्ट को बढ़ा लो, यानी यार ज्यादा लोगों को लोन दो कम से कम, ताकि हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाए, ये जो डेफिसिट डिमांड की दिक्कत है वो पूरी तरीके से दूर हो जाए। तो बच्चों यहां पर
जो हमारा चैप्टर है, बैंकिंग चैप्टर है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, पूरा कंप्लीट कमर्शियल बैंक और आपको मैंने ये जो सेंट्रल बैंक है दोनों समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। सारी चीज़ें नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर आपको इसी तरीके से लिखना है। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, एक जो कमर्शियल बैंक में पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट को क्रिएट करता है, और ये दूसरा जो आरबीआई कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है, यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना, कोई भी पॉइंट एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि सीधा पूछेगा, कोई भी पॉइंट, ठीक है। जैसे वो आपसे पूछ लेगा बैंक रेट कैसे काम करता है एक्सेस डिमांड में, डेफिसिट डिमांड में, या फिर सीआरआर एसएलआर किस तरीके से काम करता है, कोई भी क्वेश्चन वो आपसे अराइज कर सकता है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगली क्लास के अंदर मैं आपको कोई नया चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करवाऊंगा।